हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने देश और दुनिया की सबसे बेहतरीन खबर लेकर। अभी हाल ही में पता चला है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, ईरान के राष्ट्रपति का जो प्लेन था वो हाल ही में क्रैश हो चुका और क्रैश होने के बाद खबर निकल कर आई है कि इनकी मृत्यु हो चुकी। ये अपने एक देश के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम के अंदर उद्घाटन समारोह के अंदर गए। वहीं से लैंडिंग के दौरान इनकी हार्ड लैंडिंग बताई गई और उस हार्ड लैंडिंग के अंतर्गत इस घने वन क्षेत्र के अंदर इनका जो प्लेन है, इनका जो चॉपर है वो क्रैश हो चुका है। यहाँ पर सामान्य मीडिया है, बोला जाए लोकल मीडिया, उनकी तरफ से इस प्रकार की खबर निकल कर आती है। और खबर निकलने के बाद ही पूरा जो क्षेत्र विशेष है ईरान, बोला जाए तो ईरान के अंदर ये खबर तहलके की तरह मच जाती है कि उनके राष्ट्रपति का निधन हो चुका है। इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं है। ईरान ग्लोबल कंडोलेंस, इनकी जो मृत्यु हुई है उसके ऊपर देश विदेश, देश और दुनिया की तरफ से अलग अलग जगह से खबर निकल कर आई है, श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। इनके जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, उनके साथ में जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम है अरिमन दलन, ये भी इनके साथ उपस्थित थे। इनके साथ कुछ और जो इनके जो ऑफिशियल्स थे वो भी उपस्थित थे। लगभग 9 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। ये खबर जैसे ही निकली है वैसे ही एक और खबर मार्केट में निकल कर आ गई है, क्या कि ऑयल प्राइसेस राइजेस आफ्टर ईरान प्रेसिडेंट डेथ इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। जैसे ही इनकी जो मृत्यु हुई है ना, इनकी मृत्यु के साथ ही जो ऑयल मार्केट है वो और गर्मा गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है ये एक सामान्य मृत्यु नहीं, ये एक हादसा है या साजिश है, ये समझ नहीं आ रहा है। पर अगर ये साजिश है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ईरान क्षेत्र विशेष के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे बढ़ भी गए। जैसे जैसे ऐसा पता लगता जाएगा कि ये साजिश थी तो उस क्षेत्र विशेष के अंदर ऑयल के प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, जो कि पूरी दुनिया के अंतर्गत ऑयल संकट को बढ़ा सकती है, क्योंकि गल्फ कंट्री ही इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल को प्रोड्यूस करती है, ऑयल प्रोड्यूस करती है। और उस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत यहाँ पर ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो सभी के लिए हानिकारक होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे के पूरे काम के अंतर्गत अमेरिका और अमेरिका के साथ में जो वेस्टर्न देश है उनका पिछलग्गू इजराइल देश इसका हाथ हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अभी भी इस संबंध में कोई पूरी सूचना निकलकर नहीं आई। यहाँ पर साथ ही साथ न्यूज और निकल कर आती है, इजराइल हैंडेड रिवेंज इट्स प्रेसिडेंट फैटल चॉपर क्रैश प्रमोट कॉन्सिक्वेंसी थ्योरी। मतलब ओवरऑल खबर तो यही है कि ये क्या है, एक प्रकार की साजिश है, एक प्रकार का षड्यंत्र है। पर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद क्या होगा, तो प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद यहाँ पर एक नए व्यक्ति को प्रेसिडेंट के पद पर लाया गया है, जो उप राष्ट्रपति हुआ करते थे, मुखेबिर नाम जिनका है। इस व्यक्ति को अभी कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाया गया है। आने वाले लगभग 50 दिनों के अंतर्गत यहाँ पर पुनः इलेक्शन कराए जाएंगे और उस इलेक्शन के अंदर फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति चुने जाएंगे। इब्राहिम रईसी, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1960 में हुआ था और मृत्यु हाल ही में 19 मई 2024 के अंदर हुई है। हम ये खबर हालांकि वेट कर रहे थे कि किस तरीके से मार्केट के अंदर इसकी पूरी थ्योरी निकल कर आ जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ये एक साजिश है, ये एक मृत्यु है, या बोला जाए इसके अंदर कितने लोग घायल हुए हैं, चॉपर कौन सा था, इन सभी चीजों के चक्कर में ये सेशन थोड़ा सा लेट किया जा रहा है। पर यहाँ पर जो सूत्रों से पता चला है क्या कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हसैन अमीर अब्दुल्ला का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी जिसका नाम IRNA है, सोमवार को ये जानकारी दी है, जिसके अंदर बताया है कि लगभग शाम करीब 7 बजे वो लापता हो गया था और उसके अंदर 9 लोगों के मारे जाने की यहाँ पर सूचना आई। यहाँ पर ये जैसी सूचना आई है तो यहाँ पर जो क्षेत्र विशेष के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उस सर्च ऑपरेशन के अंतर्गत बहुत लंबे समय तक, लगभग 1-2 दिन तक उस क्षेत्र विशेष के अंदर ये जो ईरान के कर्मी हैं इन लोगों ने ढूंढा, पर वो ढूंढने में असफल रहा है। अंततः यहाँ पर तुर्की सामने आया और तुर्की का जो एक बोला जाए तो ड्रोन है, उस ड्रोन ने हीट सेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर अपने सर्वेलेंस ड्रोन को घुमा दिया था। सर्वेलेंस ड्रोन ने जो हीट सेंसिंग करी, जहां पर भी आग जल रही है, जब प्लेन क्रैश होगा तो हो सकता है उसके अंदर आग तो लगेगी, और आग लगेगी तो उसके अंदर मतलब हीट निकलेगी, तो उस हीट सेंसिंग को करके यहाँ पर तुर्की के जो ड्रोन है उन्होंने पता लगाया है और फिर इस घने जंगल के अंतर्गत यहाँ पर उसका मलबा प्राप्त हुआ है। उस मलबे के अंदर जिस तरीके से जो इसका मलबा मिला है तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि जो भी 9 लोग इसके अंदर सवार थे
उनकी मृत्यु तो निश्चित ही है, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर बचा नहीं होगा। वहां के जो लोकल मीडिया हाउसेस है, उन लोकल मीडिया हाउसेस की तरफ से इस सूचना को सर्वप्रथम पुष्टि दी गई। बाद में उनकी जो सरकारी मीडिया हाउसेस है उनकी तरफ से इस सूचना को प्रदर्शित करा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों के जो शव हैं उन शव को इकट्ठा करा जा रहा है, उनको रेस्क्यू करा जा रहा है। बाद में इनके डीएनए सैंपलिंग कराई जाएगी। उस डीएनए सैंपलिंग के आधार पर यह बताया जाएगा कि किस तरीके से या कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व था, किस व्यक्ति के क्या क्या बॉडी पार्ट्स यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये जो सूचना है, ये सूचना सर्वप्रथम पब्लिकली या बोला जाए तो वर्ल्ड मीडिया में खमेनी द्वारा प्रदर्शित करी गई है। इजराइल जो देश है, इजराइल देश के अंदर सर्वोच्च पद प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो वहां के राष्ट्रपति क्या है, पर वहां पर प्रशासनिक दृष्टि के ऊपर भी एक और पद देखा जाता है जहां पर उनके धार्मिक नेता को देखा जाता है। वहां पर सबसे सर्वोच्चम पद जो है वहां के धार्मिक नेता है जिनका नाम है खमेनी को बोला जाता है। खमेनी वहां के सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम कमांडर है। इनकी एक प्राइवेट सेना भी है जो वहां पर ऑपरेट करते हैं, जो ओवरऑल ईरान की पूरी सुरक्षा दृष्टि को संभालती है। यहाँ पर खमेनी के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्म करा गया है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति एक जो प्लेन हादसे में मारे गए हैं, इनके मारे जाने पर यहाँ पर शोक भी जताया गया है। ओवरऑल जो रईसी है जिनकी मृत्यु हुई है वो लगभग यहाँ पर 1979 से इस पूरे क्षेत्र विशेष के अंतर्गत मतलब चर्चाएं बने। शुरुआती दौर में जो रईसी एक वकील के तौर पर कार्य करते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वहां पर धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, धार्मिक आंदोलन के अंदर खमेनी के ये पूरी तरीके से सहायक के तौर पर माने गए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और लगभग यहाँ पर 2017 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और राष्ट्रपति के चुनाव के में यहाँ पर खमेनी और उनकी जो दूसरी पार्टी हसन रूहानी उनके बीच में चुनाव हुआ। इसके अंदर रईसी को लगभग 38% वोट प्राप्त हुए और यहाँ पर हसन रूहानी को 57% वोट हासिल हुए थे। वोट के आधार पर हसन रूहानी वहां पर प्रेसिडेंट तो बन गए, पर यहाँ पर हारने पर भी यहाँ पर जो रईसी है, रईसी को एक पद दिया गया। वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज का पद खमेनी के द्वारा रईसी को दिया गया था। रईसी ने जैसे ही इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत कदम रखा, मतलब ओवरऑल इस पर्टिकुलर एरिया में आए, न्याय क्षेत्र में आए, तो इन्होंने अपने यहाँ के जो बंदी थे उन्हें मतलब उस क्षेत्र विशेष के अंदर सबसे ज्यादा जो बोला जाए कि मृत्यु दंड दिए गए, इन्हीं के काल में दिए गए। लगभग यहाँ पर हजारों लोगों को इन्होंने वहां पर मृत्यु दंड दिया। वहां पर बूचर के नाम से इनको संबोधित करा, मतलब कसाई के नाम से इन्हें संबोधित करा जाता था। ये जो ईरान के राष्ट्रपति बने, जैसे ही बने थे तो उस संबंध में इन्होंने क्या करे थे, लोगों को सजाए मौत जैसी दी। तो अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे उनकी तरफ से इनके ऊपर बैन लगा दिया गया। ये उनकी कुछ क्या है टाइमलाइन से जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने क्षेत्र को संभाला था। लगभग 1994 में तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने। उसके बाद 2019 में अमेरिका ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि 17 में चुनाव में ये वहां पर जज बन चुके थे। जज बनने के बाद इन्होंने हजारों लोगों को मृत्यु दंड दिए, तो उसी के आधार पर इन्हें अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। फिर उसके बाद 2019 में ईरान के चीफ जस्टिस बने और 21 जून 2021 को ये ईरान के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। फिलहाल की दृष्टि में देखा जाए तो अभी इनकी जो सीट है वो इस तरीके से खाली देखने को मिली है, पर खाली ये रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनके जो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम मुखेबेर है, मुखेबेर को यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पर बिठाया गया। जैसे जैसे लगभग समय बीतता जाएगा, लगभग 50 दिन के अंदर ही यहाँ पर इनके जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पुनः चुनाव कराए जाएंगे। इस पूरे हादसे के अंदर दो सबसे फेमस पर्सनैलिटी यहाँ के राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री है, इनकी मृत्यु की खबर यहाँ पर आई। जैसे ये खबर मार्केट में आई तो देश विदेश दुनिया में सब जगह से इनकी जो क्या है श्रद्धांजलि के मैसेज आने लगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नीचे एस जयशंकर जी हैं और भी फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है। पर यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्री है या बोला जाए तो अमेरिका और अमेरिका के जो पिछलग्गू देश हैं, नाटो कंट्री, इन सभी के द्वारा अभी तक कोई भी इसके ऊपर जवाब नहीं आया है। कोई भी ऑफिशियल श्रद्धांजलि भरा मैसेज भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर हमारे जो एस जयशंकर जी ने भी अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि जो भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो बहुत लंबे हैं। अभी हाल ही में भारत और ईरान के मध्य चाबहार पोर्ट एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चर्चा के विषय में इन दोनों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इजराइल के राष्ट्रपति और उनके जो विदेश मंत्री हैं, यहाँ पर चाबहार पोर्ट को बनाने में उनकी तरफ से विशेष योगदान दिया गया। इस संबंध में यहाँ पर जो क्या है
इनके द्वारा मतलब अपने विचार व्यक्त करेंगे। जैसे ही यहाँ पर एस जयशंकर ने अपने विचार व्यक्त करे तो उसकी प्रतिक्रिया में वहां पर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर ईरान की तरफ से भी मैसेज बताया गया, धन्यवाद दिया गया कि आप हमारे ऊपर इस प्रकार के विचार रखते हैं, आप हमारे लिए इतना सोचते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर घटनाक्रम देखने को मिला है। साथ ही साथ भारत ने तो मैसेज भेजी, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से भी खूब आंसू भरे मैसेज इनको भेजे, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करी है। क्योंकि लगभग एक महीना ही पूरा नहीं हुआ, इस एक महीने के अंदर ही ईरान के अंदर जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मतलब लंबा समय, मतलब एक दुखद घटनाक्रम है। साथ ही साथ रशिया भी यहाँ पर सामने आया है। रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन, इनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि भरे मैसेज दिए गए हैं और इन्होंने यहाँ पर जो ईरान के जो टॉप कमांडर है, या बोले तो ईरान की जो सेना को लीड करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी तरफ से आदेश दे दिए हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की यहाँ पर चर्चा करी जाएगी, उसकी जांच बिठाई जाएगी। तो नेशनल मीडिया ने तो इसका सपोर्ट करा है, नेशनल तरफ से इसके जो पूरे कार्य किए जा रहे हैं, पर अंतरराष्ट्रीय जगत में रशिया भी इसके सपोर्ट में आ गया। रशिया ने बोल दिया है कि जहां जहां ईरान को सपोर्ट लगेगा, उस सपोर्ट के अंदर हम ईरान के साथ में खड़े हैं, ईरान जब चाहे हमें याद कर सकता है। अलग अलग जो देश है उनकी तरफ से भी यहाँ पर मैसेज आए हैं। जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, उनकी तरफ से भी यहाँ पर श्रद्धांजलि भरे मैसेज देखने को मिले हैं। और इन्हीं सभी के बीच में सबसे बड़ा घटनाक्रम यह है कि जैसे ही इनकी मृत्यु हुई है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये क्या है, एक सोची समझी साजिश है, एक वेल्ड प्लान के तहत यहाँ पर इस व्यक्ति को मारा गया है। यहाँ पर जो दो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इधर क्या है, खमेनी है, और इधर क्या है, इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अब इनके बीच में लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है इन दोनों के बीच में जो क्या है विवाद है, उस विवाद के तहत यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र के तौर पर ही यहाँ पर ये मृत्यु देखने को मिली। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जिस एरोप्लेन के अंदर ये गए थे, ये एक बेसिकली एक उद्घाटन समारोह में गए थे उस क्षेत्र विशेष के अंदर, और उद्घाटन समारोह में ये अमेरिका का जो सबसे एक फेमस एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अंदर बैठकर गए थे। उस एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, तो अमेरिका अपनी तरफ से कोई भी सर्विसिंग नहीं देता है। आप जानते हैं हम कहीं से भी कुछ सामान खरीदते हैं तो उसकी सर्विसिंग हमें मिलती है, उसकी गारंटी वारंटी मिलती है। तो अमेरिका ने तो इस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, तो वो इसकी सर्विसिंग नहीं देता है। तो इस देश के अंदर जब भी देखने को मिलती है समस्या, तो ये क्या करते हैं, उसके कुछ नकली पार्ट्स या इधर उधर से जुगाड़ करके उस प्लेन के अंदर लगा देते हैं। ऐसे ही एक अमेरिकी प्लेन के अंदर ये ईरान के राष्ट्रपति अपनी यात्रा कर रहे थे। अब ये क्या है, एक घटनाक्रम है। उस क्षेत्र विशेष से ईरान के राष्ट्रपति निकले हैं, दो और सपोर्ट के आइट साइड से एयरक्राफ्ट निकल रहे हैं, पर ऐसा बोला जा रहा है कि एक क्षेत्र विशेष में जाकर कोहरा होने के कारण ये जो एरोप्लेन था ये क्रैश हो गया, और क्रैश होने पर 9 लोग मारे। तो ये 9 लोग ऐसे ही मारे गए। आइट साइड जो 2 थे उनको कोहरा नहीं दिख रहा, उनके सामने कोहरा नहीं आया, पर इसी एरोप्लेन के सामने कोहरा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर घटनाक्रम दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। हादसा भी बोला जा रहा है, पर बोला जा रहा है साजिश भी है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ने तो सेफ लैंडिंग करी, वो दोनों तो आगे बढ़ गए, पर ये एरोप्लेन नीचे कैसे गिरा, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने उपस्थित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़े समय पहले लगभग 2021 के अंदर भारत के जो क्या है सेना प्रमुख थे विपिन रावत जी का भी एरोप्लेन इसी प्रकार से क्रैश हुआ था, कोहरे के कारण क्रैश हुआ था। तो अभी यहाँ पर पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र विशेष के अंदर जाने पर वहां पर जो सामने के क्षेत्र के अंदर उन्हें दिखा नहीं हो, जिस कारण हार्ड लैंडिंग कराई गई है। पर ओवरऑल यहाँ पर दोनों तरफ से अपने मत प्रदर्शित करे जा रहे हैं कि ये एक सॉफ्ट लैंडिंग ना होने के कारण हुआ है, और कोई बोल रहा है ये अमेरिका और रशिया की सोची समझी हुई साजिश है। ये हालांकि अमेरिका के जो एक बेल 212 हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हुए अपनी यात्राओं को संपन्न करते थे, पर जैसा मैंने बताया ये हेलीकॉप्टर पुराना हो चुका था। इसके अंदर सर्विसिंग की जो फैसिलिटी थी वो इनकी तरफ से नहीं दी जाती है, ऐसा कौन कहा रहा है। ईरान के जो एक ऑफिशियल पर्सन है, ईरान की जो सरकार में मंत्री के पद पर है, शायद इनकी तरफ से इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि भैया हमारी तरफ से जो भी क्या है प्रयास किए जा रहे थे, पर अमेरिका ने इसके अंदर कोई भी हमें सहयोग नहीं करा है।
यहाँ पर ईरान के सामने समस्या है, क्योंकि उसके पास अधिकतर जो क्या है एरोप्लेन है या जो बोले फाइटर एयरक्राफ्ट है वो पुराने जमाने के, और अब वो नए बना भी रहा है तो उस नए बनाने में भी अधिकतर अमेरिका के द्वारा ही बनाए गए। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत देखा जाए तो अमेरिका एक बहुत बड़ा एक अहम रोल यहाँ पर प्ले करता है। इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ेगा। भारत के ऊपर क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि भारत भी इनके माध्यम से ही तेल आयात करता था। हमारे यहाँ पर मुंबई के अंदर चुनाव चल रहे थे, जिस कारण जो वहां का स्टॉक एक्सचेंज था वो बंद, और 19 तारीख का ये घटनाक्रम है। कल संडे को 20 तारीख थी, 19 तारीख मतलब संडे का ये घटनाक्रम है। कल का दिन 20 था और आज यहाँ पर देखने को मिला है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ही परिवर्तन देखने को मिला है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर परिवर्तन हुआ है तो वो हमारे लिए बेसिकली क्या है, एक मतलब विचारणीय विषय बनकर सामने आया, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, ऑयल के प्राइस बढ़ते जाएंगे तो जितनी भी हमारी उपयोगी वस्तुएं होती हैं उन सभी उपयोगी वस्तुओं के प्राइस बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज की आवाजाही दुकानों तक, माल गोदाम तक है, जहां से ही बन रही है, और कस्टमर तक पहुंचाने तक ट्रांसपोर्टेशन का अहम योगदान होता है। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही क्या होती है, सभी चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाएगी, और इन ट्रांसपोर्टेशन को चलाने के लिए हमें चाहिए ऑयल, गैस, पेट्रोल, और ये सब हम लेते हैं इन्हीं देशों से। अगर ये साबित होता है कि ये क्या है, एक साजिश है, तो ओवरऑल तेल के प्राइस तो क्या होंगे, बढ़ेंगे ही। और अगर ये क्या है, एक सामान्य घटनाक्रम की तरफ से देखा जाता है तो देश स्टेबल रहेगा, वो क्षेत्र विशेष स्टेबल रहेगा, और वहां पर जो भी क्या है नए प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे और उस चुनाव विशेष से फिर पूरे देश के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। पर जो भी होगा हमें आने वाले समय के अंदर ही पता पड़ेगा। तो फिर जो भी घटनाक्रम इससे संबंधित आगे आएगा उसको मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करता रहूंगा। अगर आपको इस घटनाक्रम से, अगर इस वीडियो से कुछ भी बेहतर आउटपुट प्राप्त होता है तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।